सो वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे साइकोलॉजी के बारे में, यानी कि मनोविज्ञान के बारे में। लगातार आप लोगों के कमेंट आ रहे थे कि सर जी मनोविज्ञान जो बीए 5th सेमेस्टर के सिलेबस में शामिल है, खास करके पॉजिटिव साइकोलॉजी पेपर 1 में, इसका महासंग्राम रिवीजन क्लास आप दे दीजिए। जैसे आपने सोशियोलॉजी का दिया, जियोग्राफी का दिया, ऐसे दे दीजिए। ठीक है, तो मैंने कहा बिल्कुल देना चाहिए। पेपर 2 का भी जल्द ही आपका 2-3 दिनों में पेपर 2 भी करवा दूंगा। ठीक है, क्योंकि कुछ बच्चे लगातार मेरे पास एसएमएस कर रहे थे साइकोलॉजी को लेकर के, तो मैंने कहा इस पर बिल्कुल चर्चा करनी चाहिए। तो आज का वीडियो जो है पॉजिटिव साइकोलॉजी से रिलेटेड है, इसीलिए मैं पॉजिटिव एनर्जी के साथ आपको दिख रहा हूँ। आज टोपी लगा के पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, ये टोपी मैं वैष्णो देवी गया था, वहाँ से मैंने लिया है। और तो मैंने कहा कि चलो एक आध दिन इसको लगा के मैं पढ़ाता हूँ, अगर अच्छा लगेगा आप लोगों को तो बताइएगा कि कैसा लग रहा हूँ। चलें, महासंग्राम रिवीजन क्लास का मतलब आप जानते ही हैं कि क्वेश्चंस ऐसे इसमें शामिल किए जाते हैं जो कि 2-3 वर्षों में या पिछले वर्षों में पूछे गए होते हैं। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो कई विश्वविद्यालय क्वेश्चन पेपर उठा करके देखेंगे तो ये सब क्वेश्चंस आपको दिखेंगे। आइए अब हम जानने का प्रयास करते हैं। बीए 5th सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट के 2 पेपर आपको देने होंगे। तो पहला पेपर जो है आपका ये पॉजिटिव साइकोलॉजी का है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। देन हम सेकंड पेपर जो होगा इसके बाद 2-3 दिनों के बाद में वो भी प्रोवाइड करवाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप जो है आसानी से चीज़ों को समझेंगे, बहुत ही बारीकी के साथ। एक एक प्रश्न पर मैं चर्चा करूँगा। चले, पहला क्वेश्चन आ चुका है, सकारात्मक मनोविज्ञान से आप क्या समझते हैं। ठीक है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई पॉजिटिव साइकोलॉजी, अंग्रेजी में। ठीक है, उत्तर क्या लिखेंगे इसका। अति लघु उत्तरीय में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि सकारात्मक मनोविज्ञान से आप क्या समझते हैं। चूंकि आपका सिलेबस जो है उसका नाम ही है सकारात्मक मनोविज्ञान, तो इसलिए आपको उसकी परिभाषा, उसका अर्थ और उसका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझना बहुत ही जरूरी होता है। ठीक है, देखें, सकारात्मक मनोविज्ञान की अगर बात किया है तो मनोविज्ञान का एक अपेक्षाकृत नया उपक्षेत्र है। उपक्षेत्र मतलब एक प्रकार से ऐसा बोलें कि ये नया शामिल हुआ है और एक प्रकार से एक स्कोप के रूप में है या विषय क्षेत्र में शामिल है मनोविज्ञान के। मनोविज्ञान की एक नई नवेली शाखा है जो मानवीय शक्तियों यानी कि जो ह्यूमन पावर्स होती हैं और उन चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करती है जो जीवन को जीने में मतलब जीने के लायक बनाती हैं या जीवन जीने के लिए हमको मोटिवेट करती हैं, हमको प्रेरित करती हैं कि हम अपना जीवन और अच्छे तरीके से जिएं। ठीक है, यानी निराश से निराश व्यक्ति को भी एक प्रकार से जीवन की उत्कंठा उनके अंदर पैदा कर देना, जीवन के प्रति लालसा पैदा कर देना, जीवन के प्रति मोह पैदा कर देना ही सकारात्मक मनोविज्ञान का उद्देश्य होता है। ठीक है, पॉजिटिव साइकोलॉजी जो होती है, जो ये क्या करती है, ये जीवन जीने को एक प्रकार से मोटिवेट करती, प्रेरित करती है, जीवन जीने लायक बनाती है। यह सकारात्मक व्यक्तिपरक अनुभव, सकारात्मक व्यक्तिपरक लक्षण और सकारात्मक संस्थानों का अध्ययन करता है। कौन? सकारात्मक मनोविज्ञान। यानी कि पॉजिटिव जो व्यक्तिपरक अनुभव होते हैं उनके बारे में, जो व्यक्ति एक प्रकार से पॉजिटिव माइंडसेट का होता है उसके अध्ययन के बारे में, उसका क्या बिहेवियर है, क्या अनुभव रहता है, उसका क्या फीलिंग्स रहती है। इसके अलावा सकारात्मक व्यक्तिपरक लक्षण, व्यक्तियों के क्या लक्षण होते हैं या व्यक्तिगत लक्षण, पर्टिकुलर व्यक्तियों में कैसे कैसे लक्षण दिखाई पड़ते हैं पॉजिटिव जो व्यक्ति होते हैं वो। ठीक है, इसके अलावा अगर देखें, इसके अलावा सकारात्मक जो संस्थान होते हैं उनका अध्ययन, ठीक है, इनसे रिलेटेड होता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो इन चीज़ों को हम बहुत ही बारीकी के साथ देख रहे हैं, समझ रहे हैं। क्लियर, ये बात आप ध्यान रखेंगे। चले, तो इसका उद्देश्य होता है सुधार करना इन सभी चीज़ों में। ठीक है, व्यक्तिपरक अनुभव में, व्यक्तिगत लक्षणों में या व्यक्तिपरक लक्षणों में, और व्यक्तिगत मतलब सकारात्मक संस्थानों के अध्ययन में एक सहायक तो होता ही। इसके अलावा जो उद्देश्य होता है व्यक्ति का, वो सकारात्मक जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है वो एक प्रकार से जब होता है व्यक्ति का, तो हर एक काम अच्छा करता है और ज़बरदस्त करता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा भाई, अगला क्वेश्चन आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। दूसरा नंबर क्वेश्चन है। प्रश्न, सकारात्मक मनोविज्ञान के 3 स्तंभ कौन कौन से हैं। कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। देखिए, व्हाट आर द 3 पिलर्स ऑफ पॉजिटिव साइकोलॉजी। कौन से 3 पिलर्स हैं साइकोलॉजी के, वो भी पॉजिटिव साइकोलॉजी के, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, देखिए, सकारात्मक मनोविज्ञान के 3 महत्वपूर्ण पहलू हैं। कौन से 3 महत्वपूर्ण पहलू भैया? पहला है धनात्मक संवेग, यानी कि पॉजिटिव जो एक प्रकार से आपका क्या होता है, इमोशंस। ठीक है, दूसरा होता है सकारात्मक, धनात्मक बोलो या सकारात्मक बोलो बात एक ही है, सकारात्मक व्यक्तिगत विशेषताएं।
जो व्यक्तिगत विशेषताएं होती हैं, पर्टिकुलर जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, वो भी एक प्रकार से पॉजिटिव, ये भी दूसरी विशेषता। पहली तो इमोशंस, दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स, दोनों पॉजिटिव की बात हो रही। तीसरा पिलर है पॉजिटिव साइकोलॉजी का सकारात्मक संस्थाएं, ठीक है। जहां संस्थाओं में क्या होता है, जहां उपयुक्त अवस्थाओं का प्रसार और अग्रेषण होता है। कहाँ का, किसका उपयुक्त, मतलब कि इन दोनों का, किसका, सकारात्मक संवेग का यानी कि पॉजिटिव इमोशंस का, और पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स का, पॉजिटिव जो व्यक्तिगत, पॉजिटिव पर्टिकुलर जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, सकारात्मक व्यक्तिगत विशेषताएं होती हैं, और जो सकारात्मक संवेग होते हैं उनको एक प्रकार से प्रसार और अग्रेषण एक प्रकार से मिलता है किन संस्थाओं में, सकारात्मक संस्थाओं में। तो ये 3 पिलर होते हैं सकारात्मक मनोविज्ञान के, या 3 अप्रोच या 3 पहलू होते हैं। ये नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। देखिए, तीसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। पश्चिमी मनोविज्ञान का लक्ष्य क्या है, बताएं। व्हाट इज़ द गोल ऑफ वेस्टर्न साइकोलॉजी। पश्चिमी मनोविज्ञान का क्या गोल है, क्या लक्ष्य है, बताने का प्रयास करेंगे। देखिए, पश्चिमी मनोविज्ञान और पूर्वी मनोविज्ञान या पूर्वी परिप्रेक्ष्य जो रहा है, दोनों में डिफरेंसेस रहे हैं। इसको लेकर के जो है बड़ा डिबेट रहा है। हालांकि समझने का प्रयास करते हैं कि ये क्या गोल है, किसका, वेस्टर्न साइकोलॉजी का, यानी कि पश्चिमी मनोविज्ञान का। देखिए, पश्चिमी मनोविज्ञान ने परंपरागत रूप से चेतना के विभिन्न पहलुओं, चेतना मतलब कि जो मस्तिष्क जब चेतनावस्था में होता है उसके जो तमाम प्रकार के पहलू, जैसे कि धारणा, जैसे कि स्मृति, याददाश्त, ध्यान, तर्क, इनका अध्ययन करने पर ध्यान केंद्रित किया है। यानी जो पश्चिमी जो साइकोलॉजी है या पश्चिमी मनोविज्ञान है, ये धारणा पर विशेष ध्यान देता है, स्मृति, ध्यान और तर्क पर एक प्रकार से अध्ययन पर ध्यान केंद्रित करता है। दूसरी ओर वहीं पर भारतीय मनोवैज्ञानिक चेतना, भारतीय मनोवैज्ञानिक जो हैं वो पश्चिमी मतलब या पूर्वी परिप्रेक्ष्य मान सकते हैं। तो भारतीय मनोवैज्ञानिक चेतना को परम वास्तविकता और स्वयं के अंतिम लक्ष्य के रूप में देखता है। यानी कि चेतना को हम लोग किसको महत्व देते हैं, चेतना को महत्व देते हैं। पश्चिमी मनोविज्ञान का लक्ष्य व्यक्ति के विकास को महत्व देता है, चेतना को कम देता है, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। क्लियर, समझ में आ गई। यानी कि वो किस पर, धारणा, स्मृति, ध्यान और तर्क पर विशेष करके फोकस करते हैं और उस पर केंद्रित होकर के जो पश्चिमी साइकोलॉजी है या पश्चिम के जो देश हैं वो इस प्रकार की अध्ययन करते हैं। पूर्वी साइकोलॉजी जो है यानी कि मनोविज्ञान के पूर्वी परिप्रेक्ष्य क्या है, व्हाट इज़ द ईस्टर्न पर्सपेक्टिव्स इन साइकोलॉजी। यानी पूर्वी जो प्रणालियाँ रही हैं जो एक प्रकार से मनोविज्ञान से रिलेटेड, तो पूर्वी प्रणालियाँ यह स्वीकार करती हैं कि व्यक्ति को पहले बदलाव की तलाश करने और आंतरिक अन्वेषण माने होता है रिसर्च, खोज, ठीक है। आंतरिक खोज या आंतरिक अन्वेषण, पुनर्गठन यानी दोबारा से उसको बनाना, तथा मानसिक प्रक्रियाओं की खेती के माध्यम से खुद की मदद करने का फैसला करना होता है। यानी एक प्रकार से आपकी जो समस्याएं हैं, जो समाधान हैं या आपकी जो चीज़ें हैं उनको एक प्रकार से मतलब आपके जीवन में समस्याएं आ रही हैं उन समस्याओं के समाधान के लिए भी ज़रूरी होता है। हालांकि इस प्रक्रिया का अनुभव करने वाले अन्य लोगों के मार्गदर्शन की मांग की जा सकती है। अतः पहले व्यक्ति को खुद की मदद करनी होगी और उसके बाद ही उसे दूसरों से सहायता प्राप्त करनी चाहिए। यानी कि पहले जब भी आपकी जीवन में कोई समस्या आए तो आप पहले अपने चेतना, अपनी बुद्धि, अपने मस्तिष्क का प्रयोग करके उससे लड़ने का प्रयास करें। फिर इसके बाद में आप जो है दूसरे से मदद ले सकते हैं किसी भी एक प्रकार से समस्या के समाधान के लिए। पहले स्वयं अपना प्रयास करें पूरा, फिर उसके बाद में जब आपका प्रयास असफल हो तब आप एक प्रकार से चीज़ों को दूसरे से मदद के लिए पुकार सकते हैं, ठीक है। ये होता है पश्चिमी परिप्रेक्ष्य मतलब पूर्वी परिप्रेक्ष्य। और पश्चिमी परिप्रेक्ष्य क्या होता है, तर्क पर ध्यान, धारणा और इन चीज़ों पर एक प्रकार से फोकस करता है। क्लियर, इसको और डिफाइन करके या और विस्तार से हम समझेंगे आने वाले समय में, तो परेशान नहीं होना है आपको किसी भी मुद्दे को लेकर के, किसी भी चीज़ से, ठीक है। क्लियर, आगे देखते हैं, आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है भाई, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है, सकारात्मक और नकारात्मक जो भावनाएं होती हैं, इमोशंस होते हैं, वो क्या होते हैं। प्रश्न है, व्हाट आर पॉजिटिव एंड निगेटिव इमोशंस, ठीक है। पॉजिटिव इमोशंस क्या हैं और निगेटिव इमोशंस क्या हैं, दोनों के बारे में प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। समझने का प्रयास करते हैं, बहुत ही बारीकी के साथ चीज़ों को आपको समझाने का प्रयास मैं करता हूँ, ठीक है। चले उत्तर लिखेंगे। कुछ भावनाएं, सम इमोशंस पॉजिटिव होते हैं, यानी कुछ जो
इमोशंस होते हैं वो सकारात्मक होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, और कुछ जो होते हैं वो निगेटिव भी होते हैं। जैसे जो सकारात्मक भावनाएं होती हैं, आप सभी लोग जानते भी होंगे, जो पॉजिटिव इमोशंस होते हैं व्यक्तियों में, खास करके पॉजिटिव इमोशंस में जैसे खुशी, ठीक है। खुशी किसी लड़की का नाम नहीं है। खुशी जैसे आपको कोई चीज़ मिल जाए जो आप चाह रहे हो, ठीक है, जैसे आपको छेना पसंद है और छेना आपको मिल जाए तो छेना खाने पे आपको खुशी होगी। जैसे आपको आलू का पराठा मिल जाए बढ़िया गर्मा गर्म मिर्चे के साथ, बढ़िया चटनी हरी वाली, मिर्चा खूंदा हुआ बढ़िया सा सिल लोढ़ा पे, अरे राम कहो, उस स्वाद पूरे जीवन में कहीं और नहीं मिलेगा। हमको तो भैया आलू का पराठा बढ़िया बना हो, आलू में भी मसाला वसाला डाल करके बढ़िया जो है चटकोर, थोड़ा सा स्पाइसी बढ़िया बना दे अगर कोई, और बारिश भी उस समय हो रही तो मज़ा आ जाए खाने में, ठीक है। तो उससे क्या होगा, जो हम खाएंगे उसको तो हमको आनंद की अनुभूति होगी, हमको क्या होगा, प्रसन्नता का अनुभव होगा, खुशी महसूस होगी। किसको खाने से? आलू के पराठे को, जो कि मेरा फेवरेट है, ठीक है। तो खुशी ये भी एक पॉजिटिव एक प्रकार से वो होता है, ठीक है, भावना, इमोशंस। इसके अलावा आनंद, रुचि, इंटरेस्ट, जिसमें आपका इंटरेस्ट है वो आपसे बात कर ले, मिल जाए आपको, ठीक है। पुराना प्यार या खोया हुआ प्यार आपके पास लौट आए तो आपको खुशी होती कभी कभी, बाद में फिर वही दुख देगा, ठीक है, लेकिन फिर भी। तो खुशी, आनंद, रुचि, जिज्ञासा। जिज्ञासा मतलब होता है कि किसी चीज़ को जानने की इच्छा करना। जैसे कि मान लेते हैं ये मान लेते हैं ये माइक है। अब ये माइक जो है ये कैसे बना होगा, ये कैसे काम करता है, इस कौन सी बटन से चालू होगा, कौन सी बटन से बंद होगा, कितना दूर तक कैच करेगा, इसमें कौन सा ऐसा सिस्टम लगा दिया जिससे पकड़ लेता है, ठीक है, ब्लूटूथ टाइप का है, ठीक है। ये तमाम प्रकार के दिमाग में आपके जिज्ञासा उत्पन्न होती है, किसी चीज़ को जानने की ललक, जानने की इच्छा उत्पन्न होती है, वही जिज्ञासा होती है। तो खुशी, आनंद, रुचि, जिज्ञासा, उत्साह, किसी चीज़ से जैसे उत्साह होता है किसी चीज़ को, जैसे कि मान लेते हैं जब आप किसी से पहली बार मिलते हैं तो एक उत्साह आपके मन में बना है, वाह आज मिलेंगे इससे, ठीक है। या कोई दोस्त आपका बिछड़ा हुआ है, या बहुत दिनों बाद आप घर आ रहे हैं तो अपने घर वालों से मिलने, तो एक उत्साह बना रहता है, ठीक है। कहीं पर जाने की ललक होती, उत्साह होता है, तो वो भी एक प्रकार से सकारात्मक आपका भावना है। इसके अलावा कृतज्ञता, ठीक है, प्रेम। कृतज्ञता मतलब एक प्रकार से किसी के प्रति आभार, कृतज्ञ होना किसी के प्रति, ठीक है। कृतज्ञ मतलब क्या होता है कि आभार टाइप का, कोई आपने आपकी मदद कर दिया, किसी ने आपकी हेल्प कर दी तो आप उसके प्रति कृतज्ञ हो जाते हैं, ठीक है, आभारी अपने आप को, तो वो भी एक प्रकार से सकारात्मक भावना है। प्रेम, लव। लव भी एक प्रकार से क्या है, सकारात्मक भावना है, लेकिन कुछ लोग इसको आजकल तो लव जो है निगेटिव भावना को लेकर के एक प्रकार से चला जा रहा है। आजकल के जो भौतिकवादी समाज में जो लड़के लड़कियां इस दौरान प्रेम को की परिभाषा को पलट करके रख दिए हैं, इस वजह से एक प्रकार से आप देखेंगे कि प्रेम का जो सिंबल है वो निगेटिवता की ओर चला जा रहा है, नकारात्मकता की ओर बढ़ता जा रहा है। क्यों? क्योंकि क्या हो रहा है कि लगातार बच्चे प्रेम के उस प्राचीन रूप को भूल चुके हैं, प्रेम को बस केवल भोग की वस्तु मात्र समझ रहे हैं, और ऐसे में प्रेम को कुछ स्वार्थ के घेरे में लोग देख रहे हैं। लड़कियां सोच रही कि ऐसा बॉयफ्रेंड मुझे मिल जाए जो एक प्रकार से मुझको गाड़ी पे बैठा के घुमाए, हमको शॉपिंग करवाए, चॉकलेट मेरे लिए हमेशा लाता रहे, या एक प्रकार से नाना प्रकार के उपहार या गिफ्ट देता रहे। लड़के सोचते हैं कि हमको ऐसी लड़की मिले जो हमको एक प्रकार से प्रेम करे, या हमको जो है खुशी प्रदान करे, या हमसे ही केवल बात करे, या ऐसे तमाम प्रकार के दिमाग में लड़कियां भी यही सोचती हैं। तो इसमें क्या होता है कि दोनों में मतभेद उत्पन्न हो जाते हैं आने वाले समय में, फिर दोनों लोग आपस में द्वंद्व करते हैं, और फिर वही लोग आकर के इंस्टाग्राम और फेसबुक पर रील बनाने लगते हैं छोटे छोटे, और तमाम प्रकार के गाने लगा करके और तमाम प्रकार के अपनी वॉइस रिकॉर्ड करके वो एक प्रकार से दुनिया को प्रेम की नई परिभाषा गढ़ करके बताते हैं, चूँकि वो अपने जीवन में वो चीज़ें झेल चुके होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें एक प्रकार से आजकल बड़ी ट्रेंडिंग में है, हो रही हैं। प्रेम, संतोष। संतोष मतलब होता है जैसे कि संतोषम परम सुखम। एक चीज़ आप ध्यान रखेंगे, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है, ठीक है। अब आप ज़्यादा इच्छा मत करें किसी चीज़ की, जो आपके जो है लिए है, जो आपके लिए भगवान ने सेट किया है, उससे ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा। अब कभी कभी क्या होता है कि आपको मान लेते 10,000 रुपये सैलरी आपकी होती है, तो आप 10,000 कमाते हैं, तो फिर आप सोचेंगे हम 20,000 कैसे कमाएं, या मैं 20,000 क्यों नहीं कमाता। दूसरे का देखेंगे, अरे यार वो तो बढ़िया मौज काट रहा है, हम ही एकदम से रह गए, ठीक है। तो कभी कभी ऐसा होता है, लोग जैसे शादी हो जाती है, लोग सोचते 2 साल रुक के शादी करते तो और अच्छी बीवी मिलती, ठीक है, या और 2 लाख रुपए दहेज ज़्यादा मिलता, ऐसे सोचने में पड़ जाते हैं। तो ये सब एक प्रकार से निगेटिव फीलिंग होती हैं। तो ऐसे में एक प्रकार संतोष जो होता है, कहा गया संतोषम परम सुखम, संतोष में एक प्रकार से बहुत सुख है। जब आप किसी चीज़ में जो प्राप्त है वही पर्याप्त है, इस धारणा पर चलेंगे, जीवन में कभी दुखी नहीं होंगे।
ठीक है, मेरा स्टेटस भी यही रहता है, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। ठीक है, तो संतोष, तो खुशी, आनंद, रुचि, जिज्ञासा, उत्साह, कृतज्ञता, प्रेम, संतोष, इसको मैंने समझाया इसलिए क्योंकि ये आपके पॉजिटिव इमोशंस हैं, सकारात्मक भावनाएं हैं। ठीक है, इन भावनाओं के बारे में सोचें तथा इनका विकास करें। ये सकारात्मक भावनाएं अच्छी होती हैं। नकारात्मक भावनाएं में खास करके, अब ये सकारात्मक भावना हो गई, नकारात्मक भावना क्या है आपसे एग्जाम में पूछेगा, निगेटिव जो इमोशंस होते हैं, जैसे कि उदासीन, जब व्यक्ति एक प्रकार से किसी चीज़ के प्रति उदासीन हो, जैसे कि मान लेते हैं जब कभी एक प्रकार से कोई व्यक्ति, मैं प्रेम के माध्यम से आपको समझा रहा हूँ, चूँकि आप लोग प्रेम करने की उम्र के हैं, इस समय 5th सेमेस्टर में है, इसका मतलब आपकी उम्र लगभग आप मान करके चले 20 के आसपास होगी। ठीक है, या 20 से थोड़े आगे होंगे, या 20 ही होंगे, मान लेते हैं 20 साल के हैं। तो ये दौरान, ये अवस्था ही ऐसी है जिसमें एक प्रकार से ऐसे तमाम प्रकार के दिमाग में धारणाएं आती हैं। ठीक है, तो उदासीनता कब आती व्यक्ति के मन में, जैसे मान लेते हैं किसी ने प्रेम किया, प्रेम में धोखा मिला और उसके बाद में फिर वो आराम से बैठा है। ठीक है, 1-2 साल बीत जाने के बाद में उसके दिमाग में क्या लगता है, जब उसके सामने कोई व्यक्ति या कोई लड़का लड़की आपस में बातचीत करते हुए या चाय पी रहे हैं, टपरी पर बैठ करके चाय पीते हुए बातचीत कर रहे हैं, तो उस लड़के को लगेगा ठीक है 1 साल बाद तुमसे मिलेंगे हम, ऐसे पूछेगा। ठीक है, मन में दिमाग आएगा। तो उदासीनता, प्रेम के प्रति उदासीनता, जैसे कोई चीज़ आप कहीं पर जा रहे हैं, आप किसी एक जगह पर आप 20 बार चले गए, ठीक है 20 बार चले गए, तो उस जगह के प्रति आपके दिमाग में उदासीनता उत्पन्न हो, कौन जाएगा, वही चीज़ तो है, डेली डेली रोटी सब्जी दाल चावल खा रहे, उदासीनता उत्पन्न हो जाएगी उसके प्रति। ठीक है, तो उदासीनता एक निगेटिव इमोशन है। ठीक है, इसके अलावा क्रोध, व्यक्ति को क्रोध खूब लगता है। आप समझते हैं क्रोध कब लगते हैं, काम की अपूर्ति पर क्रोध उत्पन्न होता है। कोई भी काम जब आपका पूरा नहीं होता तब आपको क्रोध की उत्पत्ति होती है। अच्छा, काम जो है यहाँ पर जो मैंने शब्द प्रयोग किया, वो काम एक दूसरे परिप्रेक्ष्य में भी प्रयोग किया जाता है, तो उसकी अपूर्ति पर भी क्रोध का उत्पन्न होना बहुत स्वाभाविक सी बात होती है। ठीक है, यानी किसी भी कार्य की अपूर्ति पर, कार्य की अपूर्ति बोल दें, कार्य की अपूर्ति पर क्रोध उत्पन्न होता है। जैसे कि मान लेते हैं, अभी मेरी बात कर ले, जब मेरी वीडियोज़ या एक प्रकार अभी 2 दिन लाइट नहीं आई थी, इस दौरान मैं बहुत कष्ट में था। क्यों? चूँकि आपकी क्लासेस नहीं ले पा रहा था। ठीक है, तो मुझे क्रोध उत्पन्न हो रहा था। क्लियर, कि लाइट क्यों नहीं आ रही है, मन कर रहा था लाइट मैन मिल जाए तो उसको पटक पटक के मारे, लेकिन मजबूरी क्या थी कि पानी बरस रहा था। पानी नहीं बरसता तो मैं पहुंच जाता, पावर हाउस पहुंच जाता मैं। ठीक है, लेकिन पानी बरस रहा था तो उसकी भी गलती नहीं थी। तो यही चीज़ें। तो क्रोध, अकेलापन, लोनली लोनली तेरे बिन गाना चला नहीं, तो अकेलापन निगेटिव इमोशन है। ठीक है, ईर्ष्या, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, आजकल तो ईर्ष्यालु बहुत ज़्यादा हो गए हैं। कोई देख लिया कि कोई आगे बढ़ रहा है, टांग पकड़ खींच लो उसका। ईर्ष्या, अरे काहे कि फलानवा अगवा कैसे बढ़ेगा हो, हम नहीं बढ़ पाए, फलाने कैसे बढ़ेगी, ईर्ष्या। आत्मालोचना, आत्मालोचना अपने मन में, बे यार हम ही नहीं कर पाए, हमको ये करना चाहिए था, हम IAS बन जाते अगर ऐसा करते, यार हमारा तो जीवन बेकार हो गया, अरे राम कहो अब का हुए। अपने बार अपना जो काम करते हैं, अरे यार हमको ऐसा नहीं करना चाहिए था। अपनी ही बातों को एक प्रकार से लगातार निगेटिविटी से एक प्रकार से झोंक रहे हैं। आत्मालोचना, भय, डर। आशुविकृति, आपकी जो है आशुविकृति मतलब समझ रहे हैं ना, किसी चीज़ की एक्सेप्ट ना करना किसी चीज़ को। ठीक है, तो ये सब एक प्रकार से निगेटिव आपके इमोशंस है, भावनाएं हैं। ये भावनाएं दर्दनाक तथा दुखदायी भी हो सकती हैं। कौन? निगेटिव वाली। इन्हें अच्छा नहीं माना जाता है, यानी सकारात्मक जो पॉइंट ऑफ व्यू है या सकारात्मक इमोशंस है उनको अच्छा माना जाता है, नकारात्मक इमोशंस को अच्छा नहीं माना जाता है। ठीक है, ये बात आप लोग जानते भी थे, लेकिन इसको थोड़ा सा और डिटेल में मैंने आपको समझा दिया ताकि आपको क्लियर हो जाए। अगला क्वेश्चन आ चुका है, कृतज्ञता के सकारात्मक भाव व्यापक और निर्माण सिद्धांत में कैसे संबंधित हो सकती है। कृतज्ञता अभी मैंने आपको बताया था। हाउ कैन पॉजिटिव एक्सपीरियंस ऑफ ग्रैटिट्यूड, ग्रैटिट्यूड किसको बोलते हैं, जो है कृतज्ञता को ग्रैटिट्यूड बोलते हैं। हाउ कैन पॉजिटिव एक्सपीरियंस ऑफ ग्रैटिट्यूड बी रिलेटेड टू द ब्रॉडन एंड वर्ल्ड थ्योरी, यानी कि एक प्रकार से कृतज्ञता के सकारात्मक भाव व्यापक और निर्माण सिद्धांत से कैसे संबंधित हो सकते हैं। देखें उत्तर में क्या लिखेंगे, यदि कृतज्ञता को सुखद
और ऋणग्रस्तता को प्रतिकूल के रूप में अनुभव किया जाता है। किसको? कृतज्ञता को सुखद अनुभव करते हैं और ऋणग्रस्तता को प्रतिकूल के रूप में अनुभव करते हैं। ऋणग्रस्तता मतलब कि क्या होता है? कर्जे में डूबा होना एक प्रकार से, या ऋणग्रस्तता मतलब कि कभी कभी क्या होता है कि कृतज्ञता जो होती है वो एक प्रकार से तो ठीक महसूस, कोई व्यक्ति ने आपकी हेल्प कर दिया तो ठीक है, लेकिन कोई व्यक्ति इतना हेल्प कर दिया कि आप उसके बहुत ऋणी हो गए, ठीक है, तो वो एक प्रकार से प्रतिकूल हो जाता है वहीं पर, ठीक है। तो व्यापक और निर्माण सिद्धांत भविष्यवाणी करता है कि केवल आभार ही उपहार को चुकाने के तरीके के बारे में व्यापक और रचनात्मक सोच को जन्म देता है कि हम जो आभार एक प्रकार से इसके प्रति हैं उसको चुकाएं कैसे, ठीक है। तो वही होता है एक प्रकार से ये चीज़ें। क्वेश्चंस पूछा नहीं गया अभी तक, लेकिन पूछा जा सकता है। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आ चुका है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट डाउन कर लें। प्रश्न, सकारात्मक भावनाओं का महत्व क्या है बताएं। यानी जो है स्टेट द इम्पोर्टेंस ऑफ पॉजिटिव इमोशंस। सकारात्मक भावनाएं हमारे लचीलेपन यानी मुकाबला करने के लिए आवश्यक भावात्मक संसाधन को देती हैं, यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी हमारे भावनाओं में, हमारे इमोशंस में एक प्रकार से हमारे इमोशंस को कंट्रोल करने की जो शक्ति होती है उसको देते हैं, उसका निर्माण करते हैं, ठीक है। सकारात्मक भावनाएं हमारी जागरूकता को व्यापक बनाती हैं, जिससे हमें समस्या समाधान के लिए अधिक विकल्प देखने को मिलते हैं। अध्ययनों से पता चलता है कि लोग महसूस करते हैं और अपना सर्वश्रेष्ठ करते हैं जब उनके पास नकारात्मक भावनाओं की तुलना में कम से कम 3 गुना अधिक सकारात्मक भावनाएं होती हैं। सकारात्मक भावनाएं किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को विस्तृत स्वरूप प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। देखिए, इसलिए एक प्रकार जरूरी सकारात्मक भावनाएं जरूरी इसलिए होती क्योंकि इससे व्यक्ति नेगेटिविटी से बच जाता है, व्यक्ति एक प्रकार से तमाम प्रकार के मनोरोगों से बच जाता है। अगर व्यक्ति पॉजिटिव थिंकिंग रखता है, एक प्रकार से या हंसता खेलता रहता है हमेशा, तो उसको तमाम प्रकार की बीमारियां, शारीरिक और मानसिक बीमारियां उसकी दूर हो जाती है। इसीलिए हंसी जो होती है बहुत ज़रूरी होती है। लेकिन अब हंसी ऐसे जगह पर ना हो कि भाई मार हो जाए, झगड़ा हो जाए, ठीक है। हंसी का भी एक उचित स्थान होता है, यानी कि व्यक्ति को आत्म सुख की अनुभूति हमेशा करना चाहिए। पॉजिटिविटी व्यक्ति के अंदर अगर नहीं होगी तो वह व्यक्ति एक प्रकार से मृत्यु के समान या मृत्यु तुल्य हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को एक प्रकार से ज़रूरी है कि वह एक प्रकार से क्या हो, पॉजिटिविटी से भरा हो। अगर एक प्रकार से पॉजिटिविटी आपके अंदर ज़्यादा नहीं है तो एक प्रकार से बुराइयाँ आपके अंदर आ जाएंगी। जैसे कि जो रहीम उत्तम प्रकृति, रहीमदास जी ने कहा कि जो रहीम उत्तम प्रकृति तो का करी सकत कुसंग, कैसे चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। मतलब अगर किसी व्यक्ति की उत्तम प्रकृति है, पॉजिटिव थिंकिंग है, तो एक प्रकार से उसका कुसंग क्या कर सकता है, यानी कि उसकी निगेटिविटी कुछ नहीं कर सकती, निगेटिविटी उसकी इर्द गिर्द नहीं आएगी। कैसे? जैसे चंदन का जो पेड़ होता है उसमें इतनी ज़्यादा एक प्रकार से पॉजिटिव एनर्जी होती है, पॉजिटिव इमोशंस होते हैं कि उसके इर्द गिर्द जो सांप होते हैं अगर वो काटते भी रहते चंदन के पेड़ में, हमेशा लिपटे रहते हैं, फिर भी चंदन के पेड़ में एक प्रकार से सांपों के विष व्याप्त नहीं होते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि उत्तम प्रकृति किसकी, किसकी? चंदन के पेड़ की। लेकिन चंदन का पेड़ आपको बनना पड़ेगा, आपको अपने अंदर पॉजिटिविटी की पराकाष्ठा को पार करना होगा। आपके अंदर इमोशंस जो होंगे वो पॉजिटिव ही होंगे, लगभग 3 गुना निगेटिव एनर्जी से आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी 3 गुना होगी, तब आप जाकर के बच पाएंगे। नहीं तो कैसे? एक बोरा सड़ी एक बोरा अच्छी आलू हो बढ़िया, और उसी में 2 आलू जा करके आप, या 3 आलू बीच बीच में जा करके सड़ी डाल दो, 10 दिन बाद बोरा खोल के देखोगे आधी से ज़्यादा आलू सड़ी आपको मिलेंगी। क्यों? कि संगत से गुड़ आवत हैं और संगत ही से गुड़ जाएं। संगत से ही एक प्रकार से गुड़ आते हैं और संगत से ही गुड़ जाते हैं। समझ में आ रही चीज़ें? कहने का तात्पर्य मेरे ये है कि एक प्रकार से पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर भले ही कितने ज़्यादा क्यों ना हो, लेकिन निगेटिविटी अगर आपके अंदर थोड़ी बहुत भी आती गई तो धीरे धीरे पॉजिटिव एनर्जी को ख़त्म करने का प्रयास करेगी। क्या करेगी? ख़त्म करने का प्रयास करेगी। समझ रहे हैं ना? बिल्कुल। इसीलिए ज़रूरी है कि पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव इमोशंस आपके अंदर ज़्यादा हो, निगेटिव 1-2 होंगे तो चल जाएंगे, लेकिन अगर सारे इमोशंस आपके निगेटिव हैं तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपका कल्याण मेरे हिसाब से इस भौतिकवादी समाज में नहीं होने वाला। समझ रहे हैं ना चीज़ों को? बिल्कुल। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से देखेंगे। माइंडफुलनेस मेडिटेशन क्या है और यह कैसे काम करता है? बहुत बढ़िया प्रश्न।
व्हाट इज माइंडफुलनेस मेडिटेशन एंड हाउ डज इट वर्क? माइंडफुलनेस एक प्रकार का ध्यान है। कैसा है ये? एक ध्यान है, मेडिटेशन है, जिसमें व्यक्ति बिना किसी व्याख्या या निर्माण के इस बात पर ध्यान केंद्रित करते हैं कि व्यक्ति इस पल में, कोई व्यक्ति इस पल में क्या महसूस कर रहा होगा। ठीक है, क्या महसूस कर रहे? दिमागीपन का अभ्यास करने में शरीर और दिमाग को आराम देने तथा तनाव को कम करने में मदद करने के लिए सांस लेने के तरीके, निर्देशित इमेजिनरी और अन्य अभ्यास इसमें शामिल होते हैं, जो कि एक प्रकार से सांस लेने के तरीके चेंज किए जाते हैं। ठीक है, तमाम प्रकार के चीज़ों, मतलब इम्पोर्टेंट है कई मुद्दों के लिए ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, चले। तो माइंडफुलनेस मेडिटेशन होता है कि किसी मतलब व्यक्ति इस पल में क्या महसूस कर रहा है उसको जानने का एक प्रकार से तरीका। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है, आत्म प्रभावकारिता क्या है? व्हाट इज सेल्फ इफिशियंसी? आत्म प्रभावकारिता वह विश्वास होता है जो हमें अपनी क्षमताओं पर, मतलब कि हमें अपनी क्षमताओं पर है, विशेष रूप से हमारे सामने आने वाली चुनौतियों का सामना करने से है, और किसी कार्य को सफलतापूर्वक पूरा करने की हमारी क्षमता पर डिपेंड करता है। कौन? आत्म प्रभावकारिता, कि हम एक प्रकार से किसी काम को कितने अच्छे तरीके से, कितने सफल तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो आत्म प्रभावकारिता एक प्रकार से बेसिकली एक प्रकार से ये क्या करती है? ये एक प्रकार से तमाम प्रकार की चुनौतियाँ होती हैं, उन चुनौतियों को आने से एक प्रकार से उनसे चुनौतियों से सामना करने की एक प्रकार से हमको क्षमता प्रदान करती है। तो एक ऐसी क्षमता जो हमको एक प्रकार से तमाम प्रकार के चीज़ों को आने से या तमाम प्रकार के एक प्रकार से मुद्दों से एक प्रकार से बचाती, समस्याओं के एक प्रकार समाधान के लिए ज़रूरी होती है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। क्लियर? सामान्य आत्म प्रभावकारिता सफल होने की हमारी क्षमता में हमारे समग्र विश्वास को संदर्भित करती है। हमारा ये विश्वास होता है कि हम इस काम को इतने समय में कर लेंगे या इस समस्या से हम लड़ने में सक्षम हैं। ठीक है, लेकिन आत्म प्रभावकारिता के कई विशिष्ट रूप भी हैं। उदाहरण के लिए शैक्षणिक आत्म प्रभावकारिता, पालन पोषण या खेल, कि भाई हम खेल कितना खेल सकते हैं, हम पालन पोषण कैसे किसी का कर सकते हैं, हम शिक्षा कैसे दे सकते हैं, शिक्षा में किस हद तक जा सकते हैं। यद्यपि आत्म प्रभावकारिता एक इंसान के रूप में हमारे आत्म मूल्य और मूल्य की भावना से रिलेटेड होती है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन आ चुका है, आशा। आशा के प्रकार बताएं। आशा कई प्रकार की होती है, टाइप्स ऑफ होप। होप कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के बेसिकली। ठीक है, आशा 2 प्रकार की होती है। पहली होती है मिथ्या आशा, यानी फॉल्स होप, यानी कि गलत आशा। ठीक है, दूसरी होती है आपकी सामूहिक आशा। 2 प्रकार की आशा होती है, एक एक करके आशा को हम समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। क्लियर? चलें, तो मिथ्या आशा क्या है? व्हाट इज फॉल्स होप? ऐसा माना जाता है कि सच्ची आशा वास्तविकता में आधारित होती है, जबकि दूसरी ओर मिथ्या आशा को वास्तविकता की पहचान कराने में विकृतियों का परिणाम माना जाता है। ठीक है, शोध साहित्य के अनुसार अगर देखें मिथ्या आशा के बारे में, तो मिथ्या आशा 3 कारणों से घटित होती है। कौन कौन से 3 कारण हैं? पहला, जब अपेक्षाएं वास्तविकता के स्थान पर भ्रम पर आधारित होती हैं। जाको मति भ्रम भयो खगेशा ताको पश्चिम उयो दिनेशा, यानी कि जिसकी मति भ्रम हो जाती है उसको भगवान सूर्य भी पश्चिम में निकले हुए प्रतीत होते हैं। ठीक है, कोई व्यक्ति यह आशा कर लेता है जो उसकी पूरी होने की एक प्रकार से कोई भी गुंजाइश नहीं है। ऐसी आशा फाल्स आशा, तो बिना मतलब की आशा करना। ठीक है, तो भ्रम पर आधारित होती है। जब तर्कहीन लक्ष्यों हेतु प्रयास किया जाता है, रूल और तब वांछित लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु अपर्याप्त दृष्टिकोण और प्रक्रियाओं का पालन किया जाता है, तो एक प्रकार से आप मान लीजिए कि ये मिथ्या आशा है। स्नाइडर महोदय ने तर्क दिया कि यह आवश्यक नहीं कि मिथ्या आशा वास्तविकता में विकृतियों का ही परिणाम है। उनका मत था कि उच्च आशा वाले व्यक्ति सकारात्मक भ्रम का उपयोग कर सकते हैं, यानी कि कुछ लोग होते हैं पॉजिटिव भ्रम में रहते हैं, मतलब उनको है कि हाँ ये एक प्रकार से ये ऐसा होगा या ऐसा ही होगा। ठीक है, तो वो भी कभी कभी आशा ज़्यादा किसी पर, मतलब कि आशा जो होती है कभी कभी निराशा का कारण भी बन जाती है, जो उनकी वास्तविकता की धारणा को प्रभावित कर सकता है। लेकिन वे अनिवार्यता प्रमुख वास्तविकता विकृतियों को सृजित करने वाले प्रतिकूल भ्रमों में शामिल नहीं होती हैं। ठीक है,
एक होती दूसरी सामूहिक आशा। सामूहिक आशा क्या होती है? सामूहिक आशा यानी कलेक्टिव होप। सामूहिक आशा की घटना अनुसंधानकर्ताओं के द्वारा अन्वेषण किया गया एक अन्य महत्वपूर्ण विषय है। स्नाइडर और फेल्डमैन महोदय 2000 ईस्वी में परिभाषा देते हैं। सामूहिक आशा लोगों या समुदायों के समूह की लक्ष्य निर्देशित चिंतन की सीमा को व्यक्त करती है। ठीक है। सामूहिक आशा तब क्रियाशील हो जाती है जब बड़ी संख्या में लोग ऐसे लक्ष्य हेतु प्रयास करते हैं जिसे किसी एक व्यक्ति द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। उसको सभी लोगों के साथ मिल करके ही, जैसे दुर्गा पूजा एक लक्ष्य है, अब दुर्गा पूजा की क्या बनेगी? समिति बनेगी, और समिति बनने के बाद में एक प्रकार से फिर दुर्गा पूजा होगा। तो इस दौरान एक प्रकार से समिति बनेगी, दुर्गा पूजा होगा, तो एक प्रकार से क्या होगा? ये कौन सी आशा है? ये आशा कौन सी है? ये आपकी सामूहिक आशा है। और एक आशा होती है जो फाल्स आशा थी, जिसमें व्यक्तिगत आशा भी शामिल है। फाल्स आशा में कभी कभी क्या होता है कि हम इतना लक्ष्य डिपेंड कर लेते हैं कि हम ये करेंगे, और लेकिन उतना हम कर नहीं पाते हैं, बिना मतलब के एक प्रकार से हम बहुत लंबी सोच लेते हैं। ठीक है। सामूहिक आशा का संचालन, जैसे पर्यावरण संरक्षण हो गया कि पर्यावरण संरक्षण करना है, तो ये एक प्रकार से सामूहिक आशा है। स्वास्थ्य संवर्धन करना हो गया, सरकारी योजनाओं या अन्य तमाम प्रकार के जो समिति से रिलेटेड काम होते हैं समान लक्ष्यों की दिशा में सामुदायिक प्रयासों में दिखाई देता है। ठीक है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। हाँ, एक बात और ध्यान रखेंगे, अगर आपको मान लेते हैं इसका पीडीएफ प्राप्त करना है, देखें साइकोलॉजी तो आपका सब्जेक्ट है ही, एक दूसरा सब्जेक्ट आपका कुछ और होगा, 2 सब्जेक्ट मेजर के होंगे, और एक आपका को करिकुलर सब्जेक्ट का भी होगा, एनालिटिक एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस का। तो अगर आपको एक प्रकार से लेना है, मतलब पीडीएफ वगैरह सबकी प्राप्त करनी है, देखिए इसकी पीडीएफ आपको मिलेगी। मैं वादा नहीं करता कि मैं इसका पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाऊंगा, क्योंकि समय नहीं बचेगा, लेकिन फिर भी और एक आध वीडियो में प्रोवाइड करवाने का प्रयास करूँगा, मॉडल पेपर और देने का प्रयास करूँगा, कुछ टॉपिक और करवा दूँगा। ठीक है। आपको करना क्या है, देखिए अन्य सब्जेक्ट का एक प्रकार से पीडीएफ वगैरह प्राप्त करने के लिए 5th सेमेस्टर में आप हैं तो आपके और सब्जेक्ट होंगे, 91 61 93 60 62 पर आप एसएमएस करिएगा। यहाँ पर एक प्रकार से आपको पीडीएफ, देखिए पीडीएफ सुविधा आपको मिलेगी जब आप ग्रुप ज्वाइन करेंगे। ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप एक प्रकार से बनाया गया है 5th सेमेस्टर वालों के लिए। अगर व्हाट्सएप ग्रुप से आप जुड़ेंगे तो उसके लिए आपको 100 रुपये पे करने होंगे। ठीक है। उसमें आपको क्या मिलेगी? आपको पीडीएफ मिलेगी। ठीक है। पीडीएफ मिलेगी, और जो भी क्वेश्चन पेपर होंगे विभिन्न विश्वविद्यालयों के, वो भी आपको इसी में एक प्रकार से सेंड कर दिए जाएंगे। तो एक प्रकार से आपका फ़ायदा ही होगा। पीडीएफ आपको मिलते रहेंगे हर एक सब्जेक्ट के। इसमें एनालिटिक एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस जो आपका को करिकुलर सब्जेक्ट है, इसका भी पीडीएफ आपको मिल जाएगा इसी 100 रुपये में। ठीक है। और आपका एक सब्जेक्ट जो और होगा उसकी भी तैयारी हो जाएगी, यानी आपका कोई भी सब्जेक्ट है तो आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ। ठीक है। तुरंत एसएमएस करें 91 61 93 60 62 पर और हमसे जुड़ जाएं। आप ग्रुप से, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ेंगे तो आपका फ़ायदा ही होगा, क्योंकि इसमें बहुत सब प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो और तमाम प्रकार की आपकी जानकारी होगी। आप हमसे डायरेक्टली जुड़ पाएंगे, ये सबसे बड़ी प्रॉफिट आपकी होगी, और तमाम प्रकार की चीज़ें आपके साथ ही रहेंगी। तो मात्र 100 रुपये का ही कोर्स है, ज़्यादा महंगा नहीं रखा है, ताकि और आप लोगों के कहने पर ही ये कोर्स लॉन्च किया गया, क्योंकि 5th सेमेस्टर वाले बच्चे लगातार हमारे पास एसएमएस की गुरुजी कुछ करिए, तो मैंने कहा बिल्कुल आपके लिए भी व्यवस्था कर देंगे, क्योंकि 1st सेमेस्टर और 3rd सेमेस्टर के काफ़ी बच्चे कोर्स ज्वाइन कर चुके हैं। आप लोग भी ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में जो है आपका अलग व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है सभी का। ठीक है। ध्यान रखेंगे। चले, तो इसकी भी पीडीएफ आपको उसी में मिल जाएगी। क्लियर? ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे तो। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है भैया। समानुभूति का अर्थ क्या है? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इम्पैटी, मतलब इम्पैथी। समानुभूति क्या है? समानुभूति और सहानुभूति दोनों में अंतर होता है, बहुत महीन अंतर होता है, समझेंगे। समानुभूति का तात्पर्य होता है दूसरा जैसा महसूस, कोई व्यक्ति जैसा महसूस कर रहा है सामने वाला वैसा हम भी महसूस करें, वो होता है समानुभूति। समान मतलब कि समान तरीके से अनुभूति करें, जैसा आप अनुभूति कर रहे हैं उस दौरान किसी चीज़ को देखने के बाद में, सेम वैसी अनुभूति मेरी भी हो जाए। जैसे जब एक व्यक्ति कोई मरा होता है और एक प्रकार से उसके यहाँ पर लोग देखने जाते हैं उसको, गांव का कोई 2 व्यक्ति गए देखने, और दोनों व्यक्ति की उस समय सिचुएशन कैसी है? समानुभूति की है, दोनों एक जैसा सोच रहे हैं, दोनों एक जैसे एक प्रकार से जो है दुखी हैं। ठीक है। तो दूसरा ऐसा महसूस कर रहा है वैसे ही महसूस करना ही समानुभूति होता है। इसके लिए स्वयं को दूसरे व्यक्ति के स्थान पर रख करके सोचना पड़ता है कि फलाने व्यक्ति फला सिचुएशन में कैसा सोच रहा होगा। ठीक है। समानुभूति में हम दूसरे व्यक्ति के दुख को पहचान करके उसकी मदद करने की सोचते हैं। हमारा स्वयं दुखी होना जरूरी इसमें नहीं होता कि हम भी दुखी हो जाएं, हम उसके दुख को जान जाएं, हम उसके दुख को एकदम से उसके दुख को अनुभूति कर लें कि हाँ ऐसा दुख या इतना फीलिंग इसके अंदर हो रही होगी। ठीक है। वो समानुभूति होती है। समानुभूति का उदाहरण दीजिए। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ इम्पैथी। देखिए समानुभूति सहानुभूति वह प्रक्रिया है जिससे आप किसी गरीब की मदद कर सकते हैं, किंतु जिसने अकेला
बेटा खो दिया हो उसके सामने अपने बेटे की उपलब्धियों और वैभव की चर्चा ना करना समानुभूति का उदाहरण है। जैसे आप किसी मतलब कि सहानुभूति क्या है? सहानुभूति देखें, सहानुभूति वह प्रक्रिया जिससे आप किसी गरीब की मदद कर सकते हैं। सहानुभूति कि आपने क्या कर दिया, कोई गरीब व्यक्ति है उसकी आपने मदद कर दिया, ठीक है, तो सहानुभूति हो गई। लेकिन समानुभूति क्या होगी? मान लेते किसी का जवान बेटा मर गया है, ठीक है, अब आप उसका बेटा मर गया है, आप उसके समक्ष जा करके बैठ करके अपने बेटे की बड़ाई कर रहे हैं, तो वो समानुभूति नहीं होगी, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। जब उसके सामने आप अपने बेटे की बड़ाई नहीं करेंगे, अपने बेटे की बातचीत नहीं करेंगे कुछ दिनों तक भला कि भाई हमारा बेटा ऐसा, हमारा बेटा वैसा, तो समानुभूति में आ जाएगा। इसके लिए हृदय की विशालता चाहिए, मुंह का बड़बोलापन नहीं चाहिए, इसमें अन्य का बोध तिरोहित हो जाता है और करुणा का जन्म होता है। व्यक्ति के समानुभूति के व्यवहार में संवेदना झलकती है, ठीक है, ये बात ध्यान, यानी संवेदना इमोशंस होते हैं, ठीक है। वेदना के साथ एक प्रकार से लोग समानुभूति करते हैं कि भाई तुम्हारे दुख में है तो मैं भी एकदम से दुखी हो जाता हूँ, ठीक है, मतलब उसके दुख को पूरा समझ लेना कि अगर मेरा बेटा इस दौरान मरा होता तो मैं कैसा फीलिंग, मेरी कैसी फीलिंग होती, उसको समझ करके फिर कोई रिएक्शन देना, ये एक प्रकार से समानुभूति होती है। सहानुभूति क्या है? व्हाट इज फैम्पैथी एंड व्हाई इज इम्पॉर्टेंट, क्यों इम्पॉर्टेंट है ये? सहानुभूति या समझने की क्षमता है कि दूसरे क्या महसूस कर रहे हैं किसी मुद्दे को देख करके। जैसे कोई मरा है तो कोई व्यक्ति एक प्रकार से उस दौरान मरने पर कैसा महसूस कर रहा है, ठीक है, ये हो गया सहानुभूति। और समानुभूति क्या है? दूसरा ऐसा महसूस कर रहा है वैसे आप भी महसूस करें। जरूरी नहीं कि आप उसके जैसा ही महसूस करें, मतलब वो रो रहा तो आप भी रोएं, लेकिन उसके दुख को समझ जाएं कि हाँ ये व्यक्ति इतना दुखी है और उस दौरान आपका रिएक्शन भी उसी दुख जैसा होना चाहिए, ठीक है। जबकि सहानुभूति जो होती है यह समझने की क्षमता देती है आपके अंदर कि दूसरे क्या महसूस कर रहे हैं और कल्पना करें कि क्या अनुभव कर रहे होंगे इस दौरान। सहानुभूति लोगों को दूसरों के साथ रहने में सक्षम बनाती है। आप यह जान पाए कि फलाने व्यक्ति जो है वो एक प्रकार से कैसा सोचता है, कैसा उसका माइंड सेट है, उसको जान जाएंगे, फिर उसके जैसा बहने लगे। सहानुभूति यानी कि साथ रहने की जो अनुभूति होती है, ठीक है, चाहे वह कोई प्रियजन हो, सहकर्मी हो, मित्र हो या पूर्ण अजनबी हो, ठीक है। सहानुभूति अपने व्यक्तिगत जीवन या कार्य स्थल दोनों में अच्छे संबंध विकसित करने के लिए आवश्यक होती है। इसीलिए सहानुभूति एक पति पत्नी के लिए, एक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के लिए और एक मित्र के लिए, ठीक है, महिला मित्र हो चाहे पुरुष मित्र हो, दोनों के लिए एक प्रकार से, विषमलिंगी मित्र हो चाहे समलिंगी हो, दोनों के लिए एक प्रकार से सहानुभूति बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। आप ये समझें कि अगर मैं एक प्रकार से अपने इसके स्थान पर होता, मित्र के स्थान पर, तो मैं कैसा सोचता किसी मुद्दे को लेकर के। आप जिस दिन ये करना शुरू कर देंगे उस दिन आपके दिमाग, मतलब आपसे आपके मित्र की झगड़ा लड़ाई बंद हो जाएगी, चाहे महिला मित्र हो चाहे पुरुष मित्र हो, लेकिन दोनों लोग जब सोचेंगे तब, एक लोग नहीं। आप सोचें कि अगर मैं महिला होती तो मैं कैसा सोचता, और आप सोचें मैं पुरुष होती या मैं लड़का होती तो मैं कैसा सोचती। जब आप ऐसा दिमाग में रखेंगे तो आपका एक प्रकार से चीज़ें नहीं होंगी, पति पत्नी में झगड़ा नहीं होगा। तो इस सहानुभूति एक प्रकार से ये होती है। क्लियर? अगला प्रश्न आत्म जागरूकता की क्या अवधारणा है, इसे बढ़ाने की तकनीकें बताएं। व्हाट इज कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ अवेयरनेस, डिस्क्राइब इट्स टेक्निक्स टू इन्हेंस सेल्फ अवेयरनेस, यानी सेल्फ अवेयरनेस को बढ़ाने के क्या तकनीकें हैं, क्या तरीके हैं। आत्म जागरूकता की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ अवेयरनेस। देखिए, अपने निजी मूल्यों को, यानी जो अपने वैल्यूज़ हैं, अपने निजी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, क्वालिटीज़ हैं, गुण हैं, अपने जो स्किल्स हैं, कौशल हैं, और अपनी जो रुचियां हैं, इंटरेस्ट हैं, उनको पहचानना ही एक प्रकार से क्या सेल्फ अवेयरनेस है। अपने निजी मूल्यों, निजी गुणों, कौशलों और अपनी रुचियों को पहचानना तथा उन्हें महत्व देना ही आत्म जागरूकता होता है। यह समझना कठिन होता है कि आप वास्तव में अपने जीवन में क्या चाहते हैं। सफल लोग अपने अंदर आत्मविश्वास जगाने और अपने सपनों का पीछा करने का साहस जुटाने के लिए आत्म जागरूकता का प्रयोग करते हैं। यानी कि सेल्फ अवेयरनेस जो होता है वो आपको आगे बढ़ाने की प्रेरणा, मोटिवेशन आपको देता है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो सेल्फ जो है अवेयरनेस कैसे विकसित कर सकते हैं? अपने आप को सफल बना करके, अपने आप को तटस्थ करके, अपने आप को एक प्रकार से थोड़ा बहुत जो है मुद्दों को समझ करके या थोड़ा बहुत पढ़ लिख करके। अगला क्वेश्चन से आत्म जागरूकता के 2 आयाम बताइए। स्टेट 2 डायमेंशंस ऑफ सेल्फ अवेयरनेस। आत्म जागरूकता के 2 आयाम निम्न हैं। पहला आयाम है आत्म साक्षात्कार, यानी कि खुद का मूल्यांकन करें, खुद से इंटरव्यू करें, खुद के बारे में जानें, खुद से पूछें मैं कौन हूँ। आपके अंदर से उत्तर आएगा कि आप ये हो। ठीक है। दूसरी बात आत्मज्ञान और आत्म अन्वेषण, मतलब कि अपने अंदर खोज करो, अपने अंदर रिसर्च करो, अपने पर रिसर्च करो। ठीक है। आत्म साक्षात्कार,
आत्म जागरूकता के चरम में आत्म साक्षात्कार होता है। यह तब होता है जब कोई स्वयं को और दुनिया में अपने अस्तित्व के कारण को समझता है। तो एक प्रकार से कि मेरा अस्तित्व क्यों है, मैं क्यों पैदा हुआ, ठीक है, मेरी क्या ज़रूरत है, मेरे समाज में एक प्रकार से क्या इंपॉर्टेंस है, तब वो एक प्रकार से अपनी महत्व को समझ पाता है। दूसरी बात, आत्मज्ञान या आत्मान्वेषण, यह एक ऐसी प्रक्रिया होती है, दूसरा आयाम है आत्म जागरूकता का। यह एक ऐसी प्रक्रिया है आत्मान्वेषण, आत्म का खोज करना, जिसके द्वारा हम स्वयं को पूर्ववत समझते हैं और स्वयं का अन्वेषण करते, स्वयं पर रिसर्च करते, स्वयं की खोज करते कि हम हैं क्या, हमारे अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या क्वालिटीज़ हमारे अंदर विद्यमान हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ चुका है भैया, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चल कहाँ नहीं रहा। आत्म जागरूकता गतिविधि क्या है? व्हाट इज़ सेल्फ अवेयरनेस एक्टिविटी? देखिए, आत्म जागरूकता गतिविधि, कुछ गतिविधियाँ जो आत्म जागरूकता को बेहतर बनाने में मदद कर सकती हैं, उनमें अभ्यास करना शामिल होता है। क्या? तो जो आत्म जागरूकता की गतिविधि, उसमें क्या होता है? अभ्यास करना, लगातार अभ्यास करना। कैसे? करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान और रस्सी आवत जातते सिल पर परत निशान। यानी जब व्यक्ति एक प्रकार से किसी काम को 10-12 बार 15 बार कर देता है, तो उस कार्य के प्रति, उस काम के प्रति, उस वर्क के प्रति व्यक्ति कॉन्फिडेंट होता है। उसके अंदर आत्म जागरूकता एक प्रकार से आ जाती है कि अरे ये काम तुरंत कर देंगे भाई, क्या दिक्कत है इसमें, कर देंगे, क्या है ये काम, कुछ नहीं। तो आपका माइंड सेट क्लियर है ना कि भाई ये काम तो मैं 50 बार कर चुका हूँ, इसको करने में क्या दिक्कत मेरे को। लेकिन जब आप उसको पहली बार करेंगे तो दिक्कत होगी। इसीलिए आत्म जागरूकता बढ़ाने का सबसे ज़बरदस्त तरीका होता है, सबसे ज़बरदस्त गतिविधि होती है अभ्यास करना। ठीक है, क्या करना? अभ्यास करना। क्लियर? इसीलिए पुराने ज़माने में जो दोहे चलते थे, बड़े नीति के दोहे थे, करत करत अभ्यास के जड़मति। जड़ मतलब होते बहुत मूर्ख बुद्धि, वो भी एक प्रकार सुजान हो जाता। सुजान माने बहुत ज़्यादा ज्ञानी हो जाता है। सुजान, जड़मति हो तो सुजान, रस्सी आवत जाते सल पर प्रसन्न। कैसे? उदाहरण भी देते हैं कि कैसे, जैसे रसरी जो होती है, वो जब कुएं के धरन पर एक प्रकार से जब रस्सी खींची जाती थी पहले पानी के लिए, तो कुआं का जो जगत होता था, धरन होती थी, उस घिस जाती थी। रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान, वो उदाहरण दिया गया। कितने विद्वान आदमी थे। तो अभ्यास करना शामिल है कि आप पूरे दिन कैसा महसूस करते हैं। यह विचार करते हुए आपकी नकारात्मक भावनाएं दूसरों को कैसे प्रभावित करती हैं, उन तरीकों के बारे में सोचना जिनसे आप अपनी भावनाओं को, अपनी इमोशन को बेहतर ढंग से प्रबंधित कर सकते हैं, बेहतर ढंग से अपनी इमोशन को मैनेज कर सकते हैं। कहाँ पर आपको हंसना है, कहाँ पर रोना है, दूसरे डिपेंड नहीं करेंगे कि आप कब रोओगे, कब हंसोगे, कब आप खिलखिलाओगे, कब आप प्रसन्नता से झूम उठोगे, कब आपके जीवन में खुशी आएंगी, कब आप जो है उदासीन हो जाओगे। ये दूसरे डिसाइड नहीं करेंगे महोदय, ये आप डिसाइड करोगे कि आपको कब रोना है, कब हंसना है, कब नाचना है, कब खाना है, कब पीना है। ठीक है, आप डिसाइड करोगे। बहुत सारे लोग मोटरसाइकिल चलाते हैं, बगल से कोई व्यक्ति उसको हाँ करके ओवरटेक करके निकला, आप तुरंत जो है आपकी माइंड सेट है, रुको, इनसे पातर मोटरसाइकिल है, हाँ को भैया, तुरंत हाँ दिन एक्सीलेटर 80-90 चल रहा है, वो उन्हें पिछाड़ी, तब तक वो उन्हें फिर आगे के फिर पिछाड़ी, ओवरटेकिंग खेलने लगे। ठीक है, तो ये क्या होता है? दूसरे की माइंड सेट से आप चल रहे हो उस दौरान। ठीक है, चूँकि अगला व्यक्ति भगा के गया तो आप उसके अकॉर्डिंग चल रहे हो। ठीक है, वहाँ पर आपका कार्य क्या है? जाए दियो, दुनिया हो जाती, जितनी जल्दी ऐसी जाते हो उतनी जल्दी ऊपरों निकल जे कहीं हो। इस वजह से एक प्रकार से आपको उस दौरान बुद्धि से काम लेना पड़ता है, उन तरीकों के बारे में सोचना जिनसे आप अपनी भावनाओं को बेहतर ढंग से प्रबंधित कर सकें, इमोशंस को मैनेज कर सकें, और साथ ही अपनी ताकत और कमज़ोरियों पर एक ईमानदार नज़र डाल सकें कि आपकी ताकत क्या है और आपकी कमज़ोरी क्या है। जिस दिन आप अपनी ताकत और अपनी कमज़ोरी को समझ पाएंगे, उसी दिन आप आत्म जागरूकता आपके अंदर बेहतर हो जाएगी, आत्म जागरूकता डेवलप हो जाएगी। आप अपनी कमज़ोरियों को पहचानें और उस कमज़ोरियों पर काम करें, अपनी कमज़ोरियों को ख़त्म करने का प्रयास करें, और अपनी ताकत को पहचानें कि हमारे अंदर क्या ताकत है, हम किस में एक प्रकार से प्रवीण हैं, क्या करने में हम सक्षम हैं, और हमारी क्या कमज़ोरियाँ हैं। दोनों चीज़ों को आपको फोकस करना होगा, तभी आत्म जागरूकता डेवलप होगी। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न, आत्म जागरूकता से क्या लाभ होता है? व्हाट इज़ द बेनिफिट्स ऑफ सेल्फ अवेयरनेस? क्यों जरूरी है ये, क्या लाभ है? कई लाभ है। प्रश्न कई बार परीक्षा में आया हो, इंपॉर्टेंट है। देखिए, आत्म जागरूक होने से न केवल एक मजबूत चिकित्सकीय संबंध बनाने में मदद मिलती है, बल्कि एक सामान्य व्यक्ति को अधिक सुसंगत निर्णय लेने में भी सहायता होती है, जो समग्र कुशलता में योगदान देता है। यानी कि आत्म जागरूकता अगर आपके अंदर है तो आप एक ज़बरदस्त निर्णय ले पाएंगे, और तत्काल मुद्दे पर तत्काल आप एक प्रकार से क्या कर पाएंगे? निर्णय लेने में सक्षम हो पाएंगे, यानी आपके अंदर नेतृत्व की क्षमता डेवलप होगी। इसके अलावा आत्म जागरूकता
एक व्यक्ति को अपने चरित्र की ताकत और कमजोरियों की कद्र करने की क्षमता प्रदान करती है और ये जानने का प्रयास करवाती है कि आपके अंदर क्या कमजोरी है और क्या ताकत है। इसके अलावा आत्म जागरूक होने से खुद को बेहतर बनाने में मदद मिलती है। इसके अलावा आत्म जागरूकता सेल्फ अवेयरनेस दूसरों के प्रति सहानुभूति सुनिश्चित भी करती है कि कोई व्यक्ति कैसा सोच रहा होगा, ठीक है, कोई व्यक्ति किस सिचुएशन में कैसा अनुभूति कर रहा होगा, इसको जानने में आत्म जागरूकता भी मदद करती है। इसके अलावा आत्म जागरूकता न केवल स्वयं को बल्कि दूसरों को भी समझने में हमारी मदद करती है। इसके साथ ही साथ हमें परिणामों को प्रभावित करने की शक्ति मिलती है कि हम किसी भी मुद्दे को कैसे एक प्रकार से मैनेज कर सकते हैं और कैसे परिणाम को चेंज भी कर सकते हैं किसी चीज़ का। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। चले, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार से इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं लगातार आपके लिए लाता रहता हूँ। ठीक है, चले, प्रश्न आपका है भैया, थोड़ा सा जल ग्रहण कर लें फिर प्रारंभ करते हैं चीज़ों को। समझ में आ रहा है ना चीज़ें? चले, चलें भाई, सामाजिक समर्थन की अवधारणा क्या है? बहुत बढ़िया प्रश्न। सामाजिक समर्थन, सोशल सपोर्ट, व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल सपोर्ट? देखिए, सामाजिक समर्थन की अवधारणा क्या है? सामाजिक समर्थन, सामाजिक समर्थन एक विस्तृत नेटवर्क के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जिसमें एक व्यक्ति सामाजिक संसाधनों को प्राप्त करता है। कोई व्यक्ति सामाजिक संसाधन का कैसे दोहन कर सकता है, कोई सामाजिक जो है चीज़ें हैं उसको कैसे यूज कर सकता है, ठीक है, जिसमें एक व्यक्ति सामाजिक संसाधनों को प्राप्त करता है और यह सामाजिक नेटवर्क समझदारी के समझौते की एक नींव होती है, जिसमें जीवन के अनुभवों और निर्णयों के बारे में निर्देशन शामिल होता है। ठीक है, तो सामाजिक समर्थन ये होता है कि एक नियम का समाज क्या करता है, समाज हर व्यक्ति को आगे बढ़ने के एक प्रकार से तौर तरीके बताता है। समाज ये भी बताता है कि एक प्रकार से कोई व्यक्ति एक प्रकार से कौन सा काम अच्छा कर सकता है, कौन सा काम बुरा कर सकता है। समाज में ही आप सामाजिकरण आपका होता है और आप एक मनुष्य बनते हैं एक प्राणी से, यानी कि मनुष्य जब पैदा होता है तो क्या होता है, वो एक प्रकार से एक पशु की भांति होता है, लेकिन जब एक प्रकार से वह संपर्क में आता है समाज के तो एक प्रकार से वो मनुष्य की जो है उसके अंदर क्वालिटी विद्यमान होने लगती है, आने लगती है। ठीक है, सामाजिक समर्थन एक प्रकार से आपको एक प्रकार से कई मुद्दों पर काम करने के लिए प्रेरित करता है और आपको जीवन जीने की शैली भी बताता है। ठीक है, आगे देखेंगे। सामाजिक समर्थन का एक उदाहरण दीजिए, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ सोशल सपोर्ट। सामाजिक समर्थन किसी व्यक्ति को शारीरिक और व्यवहारिक सहायता के रूप में प्रदान किया जाता है समाज की तरफ से। उदाहरण के लिए यातायात सुविधा, संसाधन और जानकारी शेयर करने के रूप में, अथवा भावात्मक और भौतिक सहायता के रूप में, जिसमें कोई ऐसा होता है जो तुम्हें साहस बांधता है और तुम उसकी बात सुनते हो। ठीक है, कभी कभी यातायात सुविधा या संसाधन तमाम प्रकार की चीज़ें जो कि एक प्रकार से मिलती हैं हमको, जिसका हम उपयोग करते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न, जीवन में संबंधों का मूल्य क्या है? व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ रिलेशनशिप इन लाइफ? देखिए, मानवीय दृष्टिकोण से दूसरों के साथ संबंधों का एक रूप हमारी मानसिक और भावात्मक कल्याण तथा जीवित रहने की भावना के साथ जुड़ा हुआ होता है। यानी जो रिलेशनशिप होता है, जरूरी नहीं कि ये महिला और पुरुष के बीच का हो या लड़की लड़का के बीच का ही हो। ठीक है, सामाजिक संबंध जो मतलब कि ये जो संबंध होते हैं, रिलेशनशिप होते हैं, ये किसी के बीच में हो सकते हैं, दो मित्र के बीच में हो सकते हैं, ठीक है, और पति पत्नी के बीच में हो सकते हैं, माता पिता के बीच में हो सकते हैं, ठीक है, पुत्र पिता के बीच में, पुत्र माता के बीच में हो सकता है। एक मानव की यह नैसर्गिक इच्छा होती है कि वह दूसरों के साथ घनिष्ठ संबंधों में रहे। हर व्यक्ति चाहता है कि एक प्रकार से मैं एक प्रकार से किसी के साथ अच्छे रहूं, अच्छे संबंध रहें हमारे लोगों के साथ, ठीक है, प्रेम करूं, ठीक है, ऐसे तमाम प्रकार के लोगों के अंदर धारणाएं होती है। हमारा कोई मित्र हो जिससे हम सारी बातें शेयर कर सकें, ऐसे आपके दिमाग में भी बातें चलती होंगी। तथा दूसरों से संपर्क रखें और अच्छे संबंधों का निर्माण करें। यदि देखा जाए तो व्यक्ति के लिए या व्यक्तियों के लिए कुछ रिश्ते बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं और वह किसी भी सीमा को तोड़ करके उनकी सुरक्षा करना चाहता है। जैसे कि आप देखेंगे, प्रेम एक मूवी आई थी, क्या नाम है, शिद्दत या कोई मूवी थी, आप देखेंगे उसमें इतना प्रेम करता है लड़का जो है लड़की से कि वो कहीं विदेश चली जाती है, इंग्लैंड या कहीं पर रहती है, वो ट्रेन मतलब वो हेलीकॉप्टर में एक मतलब क्या बोलते हैं, हवाई जहाज़ भी उससे पंखे के नीचे मतलब उस पर बैठ के चक्का पकड़ के बैठ करके निकल जाता है, मर जाता है। तो ऐसे इमोशंस, ऐसे संबंध भी होते हैं। ठीक है, तो ये लोगों को लगता है कि भाई हम इसके बिना नहीं जी सकते।
तो कुछ रिश्ते बड़े ही महत्वपूर्ण होते हैं और वह किसी भी सीमा तक तोड़ करके उनकी सुरक्षा व्यक्ति करता है। प्रश्न यहाँ उठता है कि व्यक्ति अपने रिश्तों को कितना महत्व दे रहा है। यही संबंधों का मूल्य निर्धारित करते हैं कि संबंधों का क्या मूल्य है, संबंधों की क्या वैल्यू है। ठीक है, आजकल तो रिश्तों का कोई वैल्यू नहीं है, स्वार्थ ही रिश्तों में छिपा हुआ है। संबंधों की वैल्यू आज लगातार घट रही है। वर्तमान में संबंधों के मूल्य की जो प्रासंगिकता है वो लगातार घट रही महोदय। ठीक है, क्योंकि आजकल पिता पुत्र के बीच में जो संबंध है वो भी एक प्रकार से कुछ दिनों के लिए एक प्रकार से बस प्राकृतिक और नैसर्गिक होते हैं। बाद में पिता बच्चे को इसलिए पैदा करता है कि मैंने जो नहीं कर पाया वो एक प्रकार से हमारा बच्चा करेगा। ठीक है, और बच्चा जब बड़ा होता है तो कहते पिताजी ने मेरे लिए क्या किया, कुछ नहीं किया। प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है अपने पिताजी के ऊपर, जबकि उन्होंने 18 साल उसको खिलाया पिलाया बड़ा किया। हालांकि स्वार्थ दोनों में कहीं ना कहीं पे थोड़ा बहुत छिपा रहता है, पिता में कम पुत्र में ज़्यादा छिपा रहता है। और वही व्यक्ति जब पिता बनता है तो वो भी वही करता जो उसकी पिताजी ने किया था। तो कहीं ना कहीं पे आप देखेंगे ऐसे ही तमाम प्रकार के रिश्तों में होता है। आजकल तो तमाम प्रकार के रिश्ते आपके बीच में ही होंगे, आप जानते होंगे रिश्तों की मूल्य क्या है। रिश्तों का कुछ मूल्य नहीं है, बस रिश्तों का मूल्य क्या है, बस यही है कि एक प्रकार से लोग रिश्तों का मूल्य क्यों घटा, क्योंकि व्हाट्सएप फेसबुक चल गया। आज 4 लोग एक प्रकार से साथ में जाते हैं। अब हम 4 लोग वैष्णो देवी गए थे, 4 का है 3 2 5 लोग गए थे। 5 लोगों के पास जो है फ़ोन था। जहाँ तक फ़ोन चला है ट्रेन में वहाँ तक एक दूसरे के बीच में कोई कन्वर्सेशन ही नहीं हुई, कोई बातचीत ही नहीं हुई पाँचों के बीच में। मैं अपनी बात बता रहा हूँ। व्हाट्सएप फेसबुक उसी में बिजी रहे। हालांकि हमारा तो स्वाभाविक है, आपके एसएमएस वगैरह देख रहा था, ठीक है, यूट्यूब वगैरह के कमेंट्स वगैरह देख रहा था, यही सब हमारे कट गया। ठीक है, मैं ज़्यादा इंस्टा ज़्यादा यूज नहीं कर पाता हूँ, थोड़ा बहुत चला लेता हूँ कभी कभी। ठीक है, इसी वजह से रील वगैरह भी नहीं बना पाता हूँ। लेकिन मैंने देखा कि और 4 लोग जो हमारे साथ थे वो भी एक प्रकार से क्या फ़ोन में बिजी, कोई इंस्टाग्राम पे रील देख रहा है, कोई मूवी देख रहा है, कोई जो है फेसबुक पे वीडियो देख रहा है। नाना प्रकार के लोग अलग अलग चीज़ों में गतिविधियों में जुटे रहते। मोबाइल फ़ोन पे, मोबाइल में 5000 फेसबुक के फ्रेंड हैं, उनसे उनके फ़ोटो पे कमेंट करेंगे। बगल में व्यक्ति वही मिलेगा, उसको नहीं बोलेंगे बड़े अच्छे लग रहे हो कभी, लेकिन उसकी फ़ोटो पर कमेंट करेंगे वेरी नाइस। संबंधों को यहीं से आप पकड़ सकते हैं। फोटो पर बस केवल कमेंट, औपचारिकता रहेगी। अपने घर में ही किसी का एक प्रकार से बर्थडे या एक प्रकार शादी की सालगिरह होती है, उसको जा करके उसके मुंह पर नहीं ना बोल करके उसके नाम का स्टेटस लगाते हैं या उसके सामने जा करके नहीं बोलते हैं, उसको एक प्रकार से फ़ोन पर लिखते हैं कि हैप्पी बर्थडे भाभी जी। ठीक है, समझ रहे ना चीज़ों को। कहने का मतलब यह है कि रिश्तों की जो प्रासंगिकता है वर्तमान में मोबाइल फ़ोन ने ले ली है। अब व्हाट्सएप पे एक प्रकार से, फेसबुक पे रिश्ते बनने लगे हैं, सामाजिक रिश्ते लगातार खात्मे की ओर हैं और इस वजह से रिश्तों में एक प्रकार से दरारें लगातार पड़ रही। चूँकि जब 5000 फ्रेंड हैं तो एक प्रकार से एक फ्रेंड गया, दूसरा फ्रेंड तो 449 मतलब कि 4400 मतलब 4949 मतलब कि 4999 तभी भी बचे हैं। तो कहने के कोई जाने का ना गम ना आने का कोई खुशी, ये सब कोई अब मैटर नहीं करता है। रिश्ते हैं तो ठीक है, नहीं रिश्ते तो दूसरा व्हाट्सएप पे कहीं पर किसको फॉलो किया, दूसरा उधर से फॉलो बैक आ गया, बातचीत करना शुरू कर दे, रिश्ता बन गया। ठीक है, आजकल तो हमारे जो आप लोग धुरंधर बच्चे हैं, कमेंट के नीचे आ करके कुछ बातचीत करते हैं, एक दूसरे से चैटिंग करने लगते, कमेंट वक्त नहीं जमा हो, डिजिटल प्रेम में पड़ा है। तो यही सब चीज़ें होती हैं। तो जीवन में संबंधों का मूल्य क्या है आप समझ ही सकते हैं आजकल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ चुका, खुशी से क्या लाभ है। व्हाट इज़ द बेनिफिट्स ऑफ हैप्पीनेस। खुशी से निम्न लाभ है, बहुत सारे लाभ हैं। ठीक है, खुशी मतलब कि जो प्रसन्नता होती है, हैप्पीनेस, अन्यथा मत लीजिएगा, जिसका खुशी नाम होगा। चले, व्यक्ति की आंतरिक खुशी अपने साथ संतुष्टि की भावना लाती है, यानी कि जब आप संतुष्ट होते तभी खुश होते हैं, खुश होते तभी आपको संतुष्टि प्राप्त होती है। क्लियर। दूसरी बात, खुशी से सकारात्मकता की भावना फैलती है, यानी कि जो पॉजिटिव इमोशंस होते हैं आपके अंदर डेवलप होते हैं जब आप खुशी होती है। हमारे चारों ओर खुशियाँ बिखेरती हैं जब खुशी की माहौल होता है। तीसरी बात, खुशी कोई सीखने की चीज़ नहीं होती है और ना ही कोई व्यक्ति इसे सीख सकता है। ठीक है, यह अनुभव करने की भावना होती है, इसको आप महसूस कर सकते हैं। खुशी को आप सीख नहीं सकते, खुशी को आप क्या कर सकते हैं, बस महसूस कर सकते हैं। इसके अलावा खुश रहने के लिए किसी का अमीर होना आवश्यक नहीं है। बहुत सारे बड़े बड़े लोग, अमीर लोग एक प्रकार से दुखी हैं, बहुत गरीब लोग जो है एक प्रकार से दिन भर एक प्रकार से दिहाड़ी की मजदूरी करते हैं, शाम को 300-400 रुपये मिलते हैं, 200 रुपये का खाना, मतलब 200 रुपये का एक प्रकार से जो है बढ़िया 40 रुपये पैकेट बेसन लाते हैं आधा किलो का, उसके बाद में बढ़िया 20 रुपये की लौकी खरीदते हैं और बढ़िया आते हैं, मलकिन तनी बनाओ हो, बढ़िया पकौड़ी छाँदो, आज पानी बरसत है, खाए मन का हाथ है, पकौड़ी छंदी बढ़िया खाइन, लड़कियों खाइन, खुश हैं। अरे बप्पा आज पापा गोड़ मीजा जाए लाग वही लागे खटखटाहट,
पैर दबाने लगे बच्चे, अरे आप पापा तो भैया पकौड़ी खवाए थी, खुश हैं लड़की एकदम से छाछर माछर बाएँ अठन्नी पाई जाते हैं हम सब पहले पापा इसे पापा 1 रुपया चाहिए, पापा 1 रुपया दे दीन जुड़ते प्रसन्न हो गया, अरे दादा 1 रुपया मिलेगा, 1 रुपया वो कम से कम 5 दिन तक खावा जाता रहा अठन्नी ठन्नी के अठन्नी एक दिन खा लो तो उसमें 4-5 टाफ़ी कंफर्ट वाली आती थी, 8 टाफ़ी आती थी अठन्नी की, तो उसको खरीद लाते थे, एक टाफ़ी सब चूसते रहो, कुछ देर तक लगातार चलती रहती थी। ऐसे खुशी हमारे मस्तिष्क में सकारात्मक हार्मोन्स उत्पन्न करती है, जिससे हम स्वस्थ रहते हैं, हम एक प्रकार से अच्छे रहते हैं। आगे देखते हैं, खुशी का उदाहरण बताइए, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ हैप्पीनेस। देखिए दोस्तों के साथ खेल कूद करना खुशी देता है, देखना, ठीक है, नहाना, कॉफ़ी के लिए दोस्तों के साथ मिलना जैसी सरल गतिविधियाँ एक व्यक्ति के जीवन में खुशी ला सकती हैं। आप किसी के साथ टपरी पर चाय पी ली, से बीएचयू का क्या था, आप जैसे एक क्लास हुई, चलो भाई चलो चाय पी आते हैं, ठीक है, वहाँ पर चाय पीने निकल गए, टपरी पर चाय पीने गए, 1 घंटे क्लास छूट गई बीच की कोई, या क्लास नहीं हुई तो भी आके दौड़ के आधी क्लास चल रही, आधी क्लास में आके घुस गए, कई चीज़ें होती थी। उसके जीवन को बेहतर बना सकती है। खुशी प्राप्त करने के लिए कुछ ऐसा करना जिसमें आप निपुण हो, जैसे कि खाना बनाना। कोई व्यक्ति एक प्रकार से खाना बनाने में अपने आप को खुशी महसूस करते हैं, कोई व्यक्ति नाचने में खुशी, डांस कर लेते तो बड़े खुशी हो जाते हैं। जैसे कि शादी ब्याह में आप देखते हैं खूब ज़्यादा लड़कियां स्टेप सीख करके डांस करती हैं, लड़के भी करते हैं खूब ज़्यादा। लड़के तो बाराती में से एकदम से भूतों की तरह नाचते हैं, गोबर पड़ा है नीचे और धूल उड़ रही है, नाली बगल में है, पानी बरसा है, कीचड़ में पैर पड़ गया, कोट पैंट पहने, पूरा कोट पैंट गंदा हो गया, यहाँ से खूब क्रीम पाउडर बढ़िया फेरन लवली लगा के चलें, बोलोरो में कहीं डिग्गी में ना बैठब, बोलोरो के आगे न बैठब, बीचम सीटे में किनारे बैठब शीशा के, ठीक है। और जब हुआ पहुँचे हैं इतना डांस करें हैं डीजे पे कि सब बार बार सब बेकार, जितना सब क्रीम पाउडर लगाए रहे सब पसीने में बहेगा, तो इससे भी खुशी मिलती है। तो खुद का आनंद लेने और उपलब्धि की भावना रखने का एक अच्छा तरीका होता है अपनी इच्छाओं की पूर्ति से संतुष्ट होना। जो आपकी इच्छाएं हैं अगर वो पूर्ण हो जाती हैं तो बड़ा खुशी होता है, ठीक है। अपने दिन रात के जीवन की गतिविधियों को अपनी इच्छाओं के अनुकूल पाना भी खुशी देता है। किसी अचानक लाभ से लाभान्वित कोई व्यक्ति हो जाए तो भी बड़ा खुशी होता है, ठीक है। जैसे कि कभी कभी क्या होता है, मतलब बाद में बताएंगे अब आपको। चौथी बात, किसी जटिल समस्या का समाधान हो जाए, कोई आपके जीवन में बड़ी समस्या आ जाए, वो समस्या आपकी चुटकियों में हल हो जाए तो आप खुशी हो जाएंगे। ऐसे दिन के कार्य के बाद परिजनों और दोस्तों की संगत मिल जाए, जैसे कि आपने काम किया, काम करने के बाद में चले गए दोस्तों के साथ थोड़े गपशप लगा लिए, 2-3 घूंट चाय पी लिया और एक प्रकार से अब एंजॉय की बातें हुई, फिर आप घर चले तो एंजॉय, वही खुशी हो गई। इसके अलावा किसी परिजन या मित्र की कामयाबी हो जाती तो भी लोग खुशी होते हैं। इसके अलावा किसी मनोरंजक कार्यक्रम का दिलचस्प और सम्मोहन पाना भी एक प्रकार से आपको खुशी देता है। कभी कभी आप मनोरंजनात्मक पिक्चर देख लेते हैं, कपिल शर्मा शो वगैरह लोग बच्चे देखते तो खुशी हो जाते हैं। तो ऐसे ही चीज़ें होती हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, मनोवैज्ञानिक कल्याण का महत्व क्या है। व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ साइकोलॉजिकल वेल बीइंग। मनोवैज्ञानिक कल्याण का क्या महत्व है, एक व्यक्ति का मनोवैज्ञानिक कल्याण क्यों मायने रखता है। अध्ययनों से यह पता चला है महोदय कि उच्च मनोवैज्ञानिक कल्याण वाले लोगों के स्वास्थ्य और लंबा जीवन जीने की संभावना सर्वाधिक होती है। जो व्यक्ति मनोवैज्ञानिक कल्याण जिसके अंदर होता है, ठीक है, वे जीवन की बेहतर गुणवत्ता का भी आनंद लेने की अधिक संभावना रखते हैं और बेहतर मनोवैज्ञानिक कल्याण भी कम सामाजिक समानताओं से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है, मनोविज्ञान में व्यक्तिपरक अवलोकन क्या होता है। व्हाट इज़ द सब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन इन साइकोलॉजी। व्यक्तिपरक अवलोकन सामान्यतः सार्वभौमिक और वैज्ञानिक होने के विपरीत व्यक्तिपरक अवलोकन, सार्वभौमिक मतलब कि यूनिवर्सल नहीं होता, हमेशा एक जैसा नहीं होता, ठीक है। वैज्ञानिक मतलब साइंटिफिक भी नहीं होता। तो ये इसके ना होने के ठीक विपरीत व्यक्तिपरक अवलोकन जो होता है एक व्यक्ति के अपने दिमाग और अपने पॉइंट ऑफ व्यू पर केंद्रित होता है कि व्यक्ति कैसा सोचता है, उसका माइंडसेट कैसा है। इस तरह का एक अवलोकन माने होता देखना, उसके बारे में जानना, परखना, समझना। अवलोकन को व्यक्तिपरक के रूप में वर्णित करने का अर्थ होता है, अक्सर यह होता है कि यह व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों के साथ आता है या आधारित है। मनोविज्ञान में राय के रूप में किसी व्यक्ति की भावनाओं का अंतर्सान के आधार पर अवलोकन या तर्क पर आधारित नहीं होता है, बल्कि बाहरी वातावरण की टिप्पणियों से अधिक प्रेक्षक के भीतर मतलब किया रहा होता है। कभी कभी क्या होता है कि पूर्वाग्रह भी, तो पूर्वाग्रह क्या होता है कि किसी व्यक्ति के बारे में पहले से धारणा है कि भाई फलाने व्यक्ति फला विचार का है, तो पहले से उसके बारे में सुनते सुनते आपके दिमाग में चीज़ें आ रही हैं, ठीक है। ये बात ध्यान रखेंगे।
आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। व्यक्तिपरक अवलोकन का उदाहरण क्या है? व्हाट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ सब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन? एक व्यक्तिपरक अवलोकन में आपकी राय तथा आकलन शामिल होता है। एक व्यक्तिपरक अवलोकन का उदाहरण है कि किम्बर ने अपना स्वेटर पहनने की कोशिश करते हुए दृढ़ संकल्प और धैर्य दिखाया, वह परेशान नहीं हुआ। मतलब कि स्वेटर पहनते हुए व्यक्ति भी परेशान हो, तो यानी व्यक्तिपरक अवलोकन क्या होता है कि एक प्रकार से कोई व्यक्ति है, कोई काम करते समय उसका एक प्रकार से ध्यान कैसा होता है, वो क्या करता है, क्या एक प्रकार से महसूस कर रहा होता है किसी काम को करने के दौरान, वही व्यक्तिपरक एक प्रकार से अवलोकन होता है। उसको जानना कि कोई व्यक्ति किसी सिचुएशन में कैसा महसूस कर रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। एक बार फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार से इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं लगातार देता रहता हूँ। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। व्यक्तिपरक और मनोवैज्ञानिक कल्याण के बीच में मुख्य अंतर क्या है? व्हाट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन सब्जेक्टिव एंड साइकोलॉजिकल वेलबीइंग? देखिए, व्यक्तिपरक और मनोवैज्ञानिक कल्याण के मध्य निम्न अंतर है। व्यक्तिपरक कल्याण क्या होता है? देखिए, SWB इसको कहते हैं, व्यक्तिपरक कल्याण को क्या बोलते हैं? SWB, सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव के बीच संतुष्टि, यानी कि जो पॉजिटिव और जो एक पॉजिटिव इफेक्ट और जो नेगेटिव इफेक्ट होते हैं, इनके बीच सामंजस्य या तालमेल बैठाने का काम करता है कौन? जो एक प्रकार से व्यक्तिपरक कल्याण होता है, संतुष्टि और संतुलन के संदर्भ में जीवन का मूल्यांकन करता है। ठीक है, जबकि एक प्रकार से जो मनोवैज्ञानिक कल्याण होता है, इसको आप PWB बोलते हैं। PWB जो होता है, ये जीवन की अस्तित्वगत चुनौतियों के साथ जुड़ाव की धारणा पर जोर देता है, यानी कि जीवन एक प्रकार से आपका रहेगा, यानी जीवन एक प्रकार से जीवन के अस्तित्व के बारे में बताता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान, इस तरीके से आपने मनोवैज्ञानिक और व्यक्तिपरक कल्याण के बीच में डिफरेंस को समझा, ये ध्यान रखेंगे। बाकी और भी मुद्दों को लेकर के मैं चर्चा करूंगा, तो उसको लेकर के परेशान ना हो। समाजशास्त्र का एक प्रकार से क्लास हो रही थी, पेपर 2 की, इसमें 24 मिनट की क्लास हुई थी, इसमें थोड़ा सा क्लास अभी आपकी बची है। ठीक है, तो लगभग 20-25 मिनट की और क्लास होगी, लगभग आधे घंटे की और क्लास होगी, इसकी पार्ट 2 आ जाएगा इसका। ठीक है, तो पार्ट 2 नाम से आएगा, तो इसको आप देख लीजिएगा। पार्ट 2 ये क्लास हुई थी, बीच में लाइट चली गई थी, उसके बाद में 2 दिन तक लाइट ही नहीं आई थी, इस वजह से आपकी क्लासेस नहीं हो पाई थी। सामाजिक विज्ञान की शोध विधियाँ, बड़ा ज़बरदस्त एक प्रकार से ये आपका जो है टॉपिक इसमें चल रहा था, जिसमें समांतर माध्यमातिका इन सभी के सवाल भी बताने वाले थे हम। ठीक है, तो ये प्रश्न मतलब कि ये आप देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी 5th सेमेस्टर का आपको कोर्स वगैरह अगर लेना है, मतलब कोर्स क्या, 5th सेमेस्टर में इसकी आपको PDF प्राप्त करनी होगी, तो भी ग्रुप से आपको ज्वाइन होना पड़ेगा। तो फिर ग्रुप से ज्वाइन होने का मतलब कि क्या है, आपको एनालिटिक एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस का PDF मिलेगा, सोशियोलॉजी का PDF मिलेगा। ठीक है, हर एक सब्जेक्ट का आपको PDF मिलेगा, जो भी आपके सब्जेक्ट होंगे उनके PDF आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, कुछ सब्जेक्ट जैसे अंग्रेजी का PDF आपको वहाँ पर नहीं मिलेगा, बाकी सारे सब्जेक्ट का मिलेगा। 91 61 93 60 62 पर SMS कर दीजिएगा। ठीक है, इसके बाद में आपको ऐड कर दिया जाएगा। हालांकि साइकोलॉजी की भी ज़्यादा PDF की आशा ना करिएगा, क्योंकि साइकोलॉजी की भी महासंग्राम वीडियो होंगी, मॉडल पेपर भी 1-2 बना देंगे, 1-2 और भी क्लासेस आपकी करवा देंगे, यानी कि लगभग 3-4 PDF आपको 5 PDF दे दिया जाएगा। ठीक है, बाकी सब्जेक्ट की विधिवत तरीके से क्लासेस भी होंगी। ठीक है, और इसके अलावा परीक्षा के अंतिम दौरान में तमाम प्रकार की लाइव क्लासेस भी होंगी, ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन करवाए जाएंगे, तो चिंता ना करें। ठीक है, धन्यवाद। मिलती है फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे से जुड़ने के लिए इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।